क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिमी एशिया में गिरने वाली एक मिसाइल दिल्ली में आपके घर की रसोई गैस को कैसे प्रभावित कर सकती है? हाँ, मतलब ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम आप सभी एस्पिरेंट्स और श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हमारा आज का मिशन हमेशा की तरह बहुत क्लियर है। सही कहा। और शोरगुल को हटाकर, मतलब वो जो फालतू की राजनीति और क्राइम की खबरें हैं ना, हाँ, उन्हें हटाकर सिर्फ परीक्षा के लिए जो जरूरी तथ्य हैं उन पर फोकस करना है। एग्जैक्टली। हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो शायद पहली नजर में अलग अलग लगती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे वैश्विक कूटनीति, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि विज्ञान भी, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा एजेंडा काफी पैक्ड है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और राजव्यवस्था, इन सब से जुड़े करीब 8-10 अहम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक स्तर पर हो रही सबसे बड़ी घटना से, पश्चिमी एशिया का संकट। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप यानी खार्ग आइलैंड पर बमबारी की है। और इसके जवाब में हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वो बंद हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मुझे ये ग्लोबल सप्लाई चेन किसी डोमिनोज के गिरने जैसी लगती है। एक ब्लॉक गिरा और सब। बिल्कुल डोमिनोज की तरह, या आप इसे एक रेत की घड़ी यानी आवर-ग्लास समझ लीजिए। हाँ, वो बीच का संकरा हिस्सा है ना। एग्जैक्टली। हॉर्मुज जलडमरू मध्य वही संकरा हिस्सा है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार गुजरता है। और इसी वजह से इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये आई है कि भारत के 2 एलपीजी जहाज वहां से सुरक्षित निकल गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। इन जहाजों के नाम हैं शिवालिक और नंदा देवी। राइट। प्रीलिम्स के लिए ये नाम याद रखना जरूरी है एस्पिरेंट्स। और इनमें करीब 46,000 टन एलपीजी है, जो कि मुंद्रा और कांडला पोर्ट की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मतलब 46,000 टन सुनकर बहुत लगता है, पर क्या इतने बड़े देश के लिए ये काफी है? देखिए, यहीं पे वो 100 वाट यानी तो क्या वाली इनसाइट काम आती है। ये सप्लाई काफी नहीं है। भारत अपनी एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। और इसका असर तो दिल्ली में दिखने भी लगा है ना। बिल्कुल। दिल्ली सरकार को कमर्शियल एलपीजी के वितरण पर 20% का कैप यानी सीमा लगानी पड़ी है। अच्छा, मतलब जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं उनको कम गैस मिलेगी। हाँ, और जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे अस्पताल, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। वाह, मतलब एक स्ट्रेट के बंद होने से सीधे दिल्ली के अस्पतालों की सप्लाई मैनेज करनी पड़ रही है। और बात सिर्फ गैस की नहीं है। आजाद कीर्ति झा की अध्यक्षता वाली जो फर्टिलाइजर संबंधी संसदीय स्थायी समिति है, हाँ? उसकी एक रिपोर्ट आई है। राइट, मैंने पढ़ा था। वो रिपोर्ट खरीफ सीजन के बारे में कुछ कह रही थी। उस रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तनाव और शिपिंग रूट बाधित होने के कारण उर्वरकों की यानी फर्टिलाइजर्स की भारी कमी हो सकती है। वेट, फर्टिलाइजर? लेकिन तेल के रूट बंद होने से खेतों की खाद का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा है। यूरिया जैसे सिंथेटिक उर्वरक बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। वो सिर्फ फ्यूल नहीं है, वो कच्चा माल भी है। ओ अच्छा, मतलब गैस नहीं तो यूरिया नहीं। बिल्कुल। और जो खाद पहले से तैयार है, उसे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है। जिससे मतलब टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। सही कहा। और खरीफ की फसल तो मानसून पर निर्भर है ना, वो खाद का हफ्तों इंतजार नहीं कर सकती। ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टमिक क्राइसिस लग रहा है। तो मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, भारत की कूटनीतिक भूमिका क्या है इसमें? देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि भारत ब्रिक्स देशों के भीतर, जो ब्रिक्स का मंच है, वहां बातचीत की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे संबंध सभी के साथ ठीक-ठाक हैं। हाँ, इसे ही रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। राइट। तो एस्पिरेंट्स मेंस के लिए ये सवाल बन सकता है कि पश्चिमी एशिया का भू राजनीतिक संघर्ष भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है। और उसमें ये कूटनीतिक कदम भी चर्चा करने होंगे। बिल्कुल। चलिए ऊर्जा क्षेत्र से अब थोड़ा टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हमारे अपने नेविगेशन सिस्टम की घड़ी ही खराब हो जाए? आप इसरो के नाविक यानी नाविक सिस्टम की बात कर रही हैं। हाँ, खबर है कि IRNSS 1F पर लगी जो आखिरी एटॉमिक क्लॉक है, उसने काम करना बंद कर दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन
मैं सोच रही थी, मतलब स्वदेशी तकनीक के फेल होने का क्या मतलब है? क्या भारत का ये जो अपना जीपीएस है, ये सिस्टम अब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम खत्म हो गया। इसे थोड़ा शांत दिमाग से समझते हैं। हाँ, प्लीज समझाइए। देखिए, नाविक सिस्टम असल में 2013 और 18 के बीच लॉन्च किए गए 8 उपग्रहों का एक समूह है। अच्छा, तो एक खराब हुआ तो बाकी बैकअप है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो एटॉमिक क्लॉक फेल हुई है वो चिंता का विषय है। वेट, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी। ये मैप्स तो लोकेशन बताते हैं ना, तो इसमें घड़ी का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में अंतरिक्ष में जो नेविगेशन होता है वो समय पर ही निर्भर करता है। सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल भेजते हैं और आपके डिवाइस तक वो सिग्नल पहुंचने में जो समय लगता है उसी समय से दूरी निकाली जाती है। ओह, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। एग्जैक्टली। तो अगर घड़ी में 1 माइक्रोसेकंड की भी गलती हुई तो लोकेशन जमीन पर कई किलोमीटर गलत हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसीलिए एटॉमिक घड़ियां पोजिशनल, नेविगेशनल और टाइमिंग सेवाओं के लिए जरूरी हैं। और शायद यही घड़ियां भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी तय करती है ना? हाँ, तो इस तरह के हार्डवेयर का फेल होना आत्मनिर्भरता के रास्ते में एक चुनौती जरूर है। राइट। तो मेंस के नजरिए से अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और नाविक के सामरिक महत्व पर सवाल आ सकता है। बिल्कुल, इसे तैयार रखना चाहिए। तो अब तकनीक से आगे बढ़कर थोड़ा आंतरिक सुरक्षा और राजव्यवस्था के मुद्दे पर आते हैं। हाँ, लद्दाख वाली खबर। एग्जैक्टली। लद्दाखी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 170 दिनों की हिरासत के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। और इसमें जो कानूनी पहलू है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत उनकी हिरासत रद्द कर दी है। और हम यहाँ साफ कर दें श्रोताओं को, हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा फोकस सिर्फ यूपीएससी के लिए जरूरी कानूनी पहलुओं पर है। राइट। तो मैंने पढ़ा कि ये रिहाई उनकी पत्नी द्वारा अदालत में दी गई चुनौती पर सुनवाई से ठीक पहले हुई है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने एनएसए के तहत उन्हें हिरासत में लिया था, क्योंकि एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। सही कहा, निवारक निरोध, मतलब अपराध करने से पहले ही सुरक्षा के लिए रोक लेना। लेकिन गृह मंत्रालय ने यहाँ अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। कौन सी शक्ति? एनएसए की धारा 14 सेक्शन 14। अच्छा। इस धारा के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी अधीनस्थ अधिकारी जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट उनके आदेश को रद्द कर सकें। ओह, तो मतलब ये एक तरह का कानूनी ओवरराइड बटन है। बिल्कुल, ये एक चेक एंड बैलेंस है। और यह मुद्दा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग से जुड़ा है, जैसे कि 6ठी अनुसूची, जिस पर वांगचुक रिहाई के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे। हाँ, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए धारा 14 और जिला मजिस्ट्रेट बनाम गृह मंत्रालय के अधिकार, ये तथ्य बहुत काम के हैं। और मेंस के लिए एनएसए के प्रावधान और ये राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाता है, ये सवाल बन सकता है। एग्जैक्टली। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होगी इसमें। सही बात है। चलिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा से प्राकृतिक सुरक्षा की ओर रुख करते हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर। यहाँ 2 बड़ी खबरें हैं, एक बाघों से जुड़ी और एक गंगा नदी से। हाँ, पहले बाघों की बात करते हैं। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो डेटा आया है, उसके अनुसार पिछले साल महाराष्ट्र में 41 बाघों की मौत हुई। 41 बहुत बड़ा नंबर है। बाघ एक एपिक्स प्रेडेटर है। बिल्कुल, और अगर सर्वोच्च शिकारी की इतनी मौतें हो रही हैं तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। सही कहा। और दूसरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश से जुड़ी हुई है, गंगा नदी वाले मामले में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी एनएमसीजी प्राधिकरण से गंगा नदी के तटों पर अतिक्रमण की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। ये अतिक्रमण यानी जो एनक्रोचमेंट हो रहा है फ्लड प्लेन्स पर। बिल्कुल। यहां मैं एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। 7 अक्टूबर 2016 को जल संसाधन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। किस बारे में? ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प और सबसे अहम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए थी। एक मिनट, ये पारिस्थितिक प्रवाह यानी इकोलॉजिकल फ्लो या ई फ्लो क्या होता है? देखिए, ई फ्लो का मतलब सिर्फ पानी बहना नहीं है। मतलब सिर्फ पानी की मात्रा नहीं है? नहीं,
ये पानी की वो न्यूनतम मात्रा और गति है जो नदी के पूरे इकोसिस्टम, मछलियों, पौधों और प्राकृतिक सफाई के लिए हर मौसम में जरूरी है। ओ आई सी, मतलब नदी को जीवित रखने के लिए जो फ्लो चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अब हो क्या रहा है? प्लास्टिक, कचरे और अवैध संरचनाओं की वजह से नदियां घुट रही हैं। और जब किनारों पर कंक्रीट बन जाता है तो नदी का वो प्राकृतिक स्पंज खत्म हो जाता है ना? बिल्कुल सही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। तो प्रीलिम्स के लिए NTCA का डेटा, खासकर महाराष्ट्र वाला, और NMCG व 2016 की गंगा संरक्षण अधिसूचना याद रखनी है। और मेंस में ई फ्लो क्या है और NMCG की प्रभावशीलता पर सवाल आ सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब सेशन के अंत की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और शिक्षा से जुड़े कुछ त्वरित तथ्य यानी क्विक स्निपेट्स हैं। हाँ, ये छोटे तथ्य प्रीलिम्स के लिए बहुत स्कोरिंग होते हैं। राइट। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर से। पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के शिलोंग सिलचर हाई स्पीड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और यहाँ पीएम ने यह भी कहा है कि सरकार युद्ध के जो वैश्विक प्रभाव पड़ रहे हैं उन्हें कम करने के लिए काम कर रही है। तो शिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू हुई है, पीएम यूनिटी मॉल। ये बहुत अच्छी पहल है लोकल इकोनॉमी के लिए। और एक और बड़ी इकोनॉमिक खबर है JSW स्टील से जुड़ी। उन्होंने कहीं बाहर कोई खदान शुरू की है ना? हाँ, JSW स्टील ने मोजाम्बिक में कोकिंग कोल खदान पर काम शुरू कर दिया है। वाह, मोजाम्बिक में ये कोकिंग कोल स्टील बनाने के लिए जरूरी होता है, राइट? बिल्कुल, और भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम कदम है। सही कहा। और अब आते हैं आज के आखिरी स्निपेट पर जो शिक्षा से जुड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU ने राहुल गांधी के एक बयान का फैक्ट चेक किया है। और यहाँ भी हम स्पष्ट कर दें कि हम पूरी तरह से तटस्थ हैं और सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बयान में ये दावा किया गया था कि इंटरव्यू से जाति के आधार पर छात्रों को बाहर किया जाता है, जिस पर DU ने स्पष्टीकरण दिया है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश पूरी तरह से अब CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर आधारित है। मतलब कोई सब्जेक्टिव इंटरव्यू नहीं है, सीधे कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पर एडमिशन। बिल्कुल, जिससे किसी भी तरह के मानवीय पूर्वाग्रह की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण था। तो इन सब का क्या मतलब है? आज के इस पूरे डीप डाइव में हमने क्या समझा? हमने बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए आज। हाँ, हमने देखा कि कैसे वैश्विक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना हमारे देश के किसानों के लिए उर्वरक की कमी पैदा कर सकता है, और कैसे हमारी अपनी अंतरिक्ष तकनीक में एक एटॉमिक क्लॉक का खराब होना हमारी नेविगेशन सुरक्षा को चुनौती देता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि NSA के तहत नागरिकों की आज़ादी और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनता है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट हमारी नदियों के पारिस्थितिक प्रवाह को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो सब कुछ कहीं न कहीं एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। राइट। तो जाने से पहले क्या आप श्रोताओं के लिए कोई एक विचारणीय प्रश्न, कोई प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं एस्पिरेंट्स से ये सोचने को कहूँगा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे पारंपरिक ऊर्जा मार्गों की ये जो भेद्यता है, ये जो वल्नरेबिलिटी है, क्या ये भारत को अपनी पूरी रणनीतिक सोच बदलने पर मजबूर कर देगी? बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या हमें जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर सिर्फ इसलिए छलांग नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हमें जलवायु परिवर्तन से डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अब हमारी एक रणनीतिक जरूरत बन गई है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए। वाओ, मतलब सोलर और विंड एनर्जी सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हमारी विदेश नीति और सुरक्षा की ढाल भी हैं। एग्जैक्टली। ये सच में बहुत ही शानदार नजरिया है सोचने के लिए। और UPSC एस्पिरेंट्स, आपको यही करना है। इसी तरह घटनाओं को आपस में जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, यही सिविल सेवा परीक्षा की असली कुंजी है। बिल्कुल सही। नियमित रूप से विश्लेषण करते रहें। हाँ, और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले डीप डाइव तक ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें।